हेलो एवरीवन, वेलकम यू वंस अगेन एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट जब एग्जाम के लिए सिर्फ एक महीना बाकी है। दिस अ मोमेंट टू सेलिब्रेट एब्सोल्युटली, व्हाई नॉट। क्योंकि अब हमें सिर्फ एक महीने की तैयारी और करना है, क्योंकि एग्जाम शुरू होने के बाद तो समय ऐसे ही निकल जाता है। और इस एक महीने को हम कैसे मोस्ट प्रोडक्टिवली यूज कर पाएंगे, उसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं हमारी एबीसी एनालिसिस फॉर एफआर ऑडिट का भी मैं शेयर करूंगा। एएफएम का आदिश सर, आईडीटी रिद्धि मैम एंड डीटी का राहुल सर आपके साथ शेयर करेंगे एबीसी एनालिसिस। सबसे पहले बात करते हैं फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के। इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, एबीसी एनालिसिस कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, यही नहीं ये भी देख लेंगे अपन कि इन पर्टिकुलर चैप्टर्स में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। विच मीन्स आई नो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंपॉर्टेंट है, बट इस अटेम्प्ट में क्या लगता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होगा। इसके अलावा क्या सीक्वेंस होना चाहिए एग्जाम से 5 दिन पहले स्टडी करने का और अभी रिवाइज करने का अप्रैल में आपका एफआर का अगर रिविजन प्लान है तो, और कैसे अभी से अपन वो एग्जाम से लास्ट 5 डेज की तैयारी एफआर के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सके। इसके अलावा आई एम ऑल्सो गोइंग टू शेयर दिस विथ यू कि क्योंकि एमसीक्यूज आ गए हैं अब एफआर के पेपर में, तो एमसीक्यूज ज्यादा कौन से चैप्टर से पूछे जा सकते हैं। सर आपको कहीं से पता, अभी तक इंस्टीट्यूट एमसीक्यूज इंडेज के ऊपर बेस्ड पेपर बनाता है इंडेज सर्टिफिकेशन कोर्स में, एंड आई एम अ फैकल्टी फॉर दैट, और मैंने उनके कई सारे पेपर्स देखे। विद दैट एक्सपीरियंस आई विल बी शेयरिंग कि मेरे हिसाब से कौन से टॉपिक्स चैप्टर्स एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट और इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एंड क्योंकि एफआर के पेपर में कुछ चेंजेस हुए हैं, नई चीजें आई हैं, और आईबीएस में उसका क्या इन्वॉल्वमेंट है, इस बारे में एक छोटा सा डिस्कशन अपन इसमें करेंगे। लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद द सीक्वेंस एंड एबीसी। अगर मैं सीक्वेंस एबीसी की बात करूं दोस्तों, तो एबीसी कैसे निकलता है, इट इज प्योरली बेस्ड ऑन द पास्ट एग्जाम पेपर पैटर्न which is adjusted a little bit based on the RTPs, MTPs of the previous attempt and RTP of the current attempt. Obviously in line with the exam questions. अगर मैं एक statistical ABC निकालूं based on facts, तो पिछले 8 अटेम्प्ट में till November 2023 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन और रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर ऐसे चैप्टर है जिनका क्वेश्चन हर पेपर में 8 आउट ऑफ 8 टाइम्स पूछा गया, तो ये डेफिनेटली एक कैटेगरी है। इसके अलावा 108, 102, 116 विच इज ऑपरेटिंग सेगमेंट शेयर बेस्ड पेमेंट और लीजेस का 6 आउट ऑफ 8 या 3 आउट ऑफ 4 अटेम्प्ट्स में पूछा गया है, तो दिस इज ऑल्सो ए कैटेगरी। इसके अलावा शेड्यूल 3 इंडेस 1 इन्वेंट्रीज, पीपी, फॉरेन एक्सचेंज, ईपीएस, इंपेयरमेंट, एग्रीकल्चर, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, ये 8 में से 4 बार पूछे गए, यानी हर ऑल्टरनेट अटेम्प्ट में आते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कई बार सलंग 3 अटेम्प्ट में आएंगे, 3 अटेम्प्ट में नहीं भी आएंगे, बट हाँ अगर आपको इनमें से पता करना है क्या पिछले अटेम्प्ट में आया था, तो 16, 21 एंड कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क प्रीवियस अटेम्प्ट में आ चुके हैं, तो शायद इनकी प्रोबेबिलिटी इस अटेम्प्ट में आने की कंपैरेटिवली कम होगी, तो इस आने वाले अटेम्प्ट के लिए हम बोल सकते हैं कि ये शायद बी कैटेगरी है, ए नहीं। सबसे कम पूछे जाने वाले स्टैंडर्ड हैं ये 4, which is related parties, provision, contingent liability, contingent assets, then your government grants and borrowing cost। पर ये चारों में से एक भी इंडेक्स से रिलेटेड पिछले अटेम्प्ट में क्वेश्चन नहीं पूछा है। एनीथिंग विच इज इन ग्रीन इज इन द प्रीवियस अटेम्प्ट। इसे देख के मैंने एक सवाल ये भी पूछा है कि क्या वाकई एबीसी काम करता है, क्योंकि आप देखो मैंने जिन जिन चीज़ों पे ग्रीन मार्क किया है वो पिछले अटेम्प्ट में पूछा गया था, और आप देख लीजिए दोस्तों कि हर जगह आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई ग्रीन टिक मिलेगा, यानी कि हर पर्टिकुलर कैटेगरी या डिफरेंट एबीसी सारी कैटेगरी में से क्वेश्चंस आते हैं। और अब तो एमसीक्यूज आ गए, तो एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं एबीसी बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस शेयर करूं, तो जितना मैंने देखा है इंस्टीट्यूट जो इंडेस सर्टिफिकेशन के मटेरियल में क्वेश्चंस पूछता है, और मुझे लगता है शायद वही बेस होगा एग्जामिनर के लिए भी एक बड़ा क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करने का, अपार्ट फ्रॉम द ICIE MCQs which they have shared। कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर MCQs। तो अगर कोई सोच रहा है कि यार पिछली बार कंसोलिडेशन का कंपलसरी क्वेश्चन आया, वो भी घातक नहीं था, गलतियों से भरा हुआ था, और इंस्टीट्यूट अपनी गलती मानने को तैयार थी। नेवरदलेस तो अब वो वापस तो ऐसी गलती दोहराएंगे नहीं, वापस तो अपने मुंह पे इतना कीचड़ उछालेंगे नहीं कि वापस से वो कोई ऐसा खतरनाक क्वेश्चन पूछे। अरे सर चैलेंज मत करो, इंस्टीट्यूट चैलेंज ले लेता है, बेटा तुम्हारे पेपर बन गए अब तो चिंता मत करो, इसलिए अब अपन चैलेंज कर रहे हैं, तब कुछ नहीं करेंगे। तो सर कंसोलिडेशन का दोबारा तो कोई ऐसा घातक क्वेश्चन आना नहीं है, ऐसा एक आम मान्यता बनाई जा सकता है, घातक आएगा तो भी गलतियों से भरा तो कम से कम नहीं आएगा, और सही पूछो तो हम सब सही कर लेंगे।
बट ये मत सोचना दोस्तों कि इस बहाने क्योंकि पिछली बार आ गया, टफ आया था, फिर भी नहीं कर पाया तो छोड़ ही दूं। नहीं, एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मेरे हिसाब से। देन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट शेड्यूल 3 इंड AS 1 लीजेस रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर। फर्स्ट टाइम अडॉप्शन के एमसीक्यूज में क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली शेयर बेस्ड पेमेंट के आते हैं, फेयर वैल्यूज के आते हैं, प्लस यू कैन एक्सपेक्ट क्वेश्चंस फ्रॉम इन्वेंट्री, कैश फ्लो। ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट एंड चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, एस्टिमेट्स एंड एरर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। टैक्सेस ऑन इनकम, पीपी, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप डेफिनेटली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपको एम्प्लॉय बेनिफिट्स के ऊपर एमसीक्यूज में। फॉरेन एक्सचेंज, ईपीएस, इम्पेयरमेंट, एग्रीकल्चर भी एक क्रिटिकल स्टैंडर्ड है फॉर द पर्पज ऑफ एमसीक्यूज। प्लस क्योंकि अब एएस कंपेरेटिव्स भी आ गए हैं तो हो सकता है उससे रिलेटेड भी एमसीक्यू आए। बोलना नहीं चाहिए बट हो सकता है एथिक्स वाले टॉपिक पे भी कोई इंस्टीट्यूट एमसीक्यू पूछ ले। तो मेरे हिसाब से एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें क्या सीक्वेंस रखना चाहिए ये देखो। समझो 2 मई को आपकी एग्जाम है तो दिस इज डेट ऑफ एग्जाम। आप उससे 5 दिन पहले मिनिमम एफआईआर की तैयारी शुरू करेंगे तो 5th डे बिफोर द एग्जाम यू शुड टेक अप इन माय ओपिनियन द ए कैटेगरी टॉपिक विच इज एफआई, शेयर बेस्ड पेमेंट कंसोलिडेशन, business combination. If in case you are keeping 6 days, this could become the 6th day before the exam. Or else you'll have to plan to do it accordingly in the 5th day, these topics. तो आप शुरू इससे करो, these are your A category topic, इसको सबसे पहले करो ताकि आपके पास वहाँ पे एक फ्रीडम ऑफ माइंड, थोड़ा सा एल्बो रूम स्पेस हो चीज़ों को कवर करने का। Then you move to these A category topics in which some of them are B category. उसके बाद इन B category topics को लीजिए और फिर ये C category थ्योरी टॉपिक्स को लीजिए। थ्योरी C नहीं है पर इसको आखिरी में इसलिए रखिए कि एग्जाम से जितना नजदीक करोगे फ्रेश रहेगी। फिर आपको एग्जाम से 1 दिन पहले और B category टॉपिक्स को दोबारा रिवाइज करना है, इसलिए अपन उसे सबसे पहले कर रहे हैं। और एग्जाम के दिन सुबह हमें कोई लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस बनाए। बहुत सारे ऐसे काम के लास्ट मिनट रिविजन वीडियोस, नोट्स आपके खुद के हैं या मैं दूंगा, आपके साथ में शेयर करूंगा। दोस्तों सब्सक्राइब करना मत भूलना। क्यों? क्योंकि तुम्हारी एक छोटी सी सब्सक्राइब नहीं करने की हरकत से हो सकता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो तुम्हारे नोटिफिकेशन में आने से रह जाए, जिसके ऊपर तुम कई घंटों मेहनत करो और मालूम पड़ा ओ सर ने यही चीज बनाई जो हम चाह रहे थे, काश हमें पता होता तो हम ये देख लेते। हालांकि खुद की मेहनत का कोई दूसरा तोड़ नहीं है, लेकिन ये बात भी है दोस्तों कि औरों की मेहनत से अगर हम फायदा उठा सकते हैं तो क्यों ना उठाएं। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब। लास्ट मिनट रिवीजन, नए थ्योरी चैप्टर्स, ये आपको एग्जाम के दिन सुबह करना है। कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रिकी क्वेश्चन जो आपको लगता है बार बार मुझसे गलत हो रखा है, आपने पेज मोड़ रखे, मार्क कर रखे हैं, उसको एग्जाम से सुबह देखना है। दिस इज बेसिकली मार्क फॉर द लास्ट डे। तो ये आपका एबीसी भी हो गया और एक सीक्वेंस भी हो गया। इन सब में मेरी कुछ बेसिक टिप्स का ख्याल रख ले दोस्तों। अगर आपने कोई प्लान बना रखा है तो कृपा करके उसे फॉलो करें, मेरे प्लान को मत फॉलो करें। उसका रीजन ये है, योर प्लान इज द बेस्ट प्लान इफ यू आर एबल टू एग्जीक्यूट इट। स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए? देयर इज नो बेस्ट स्ट्रैटेजी एक्सेप्ट कंसिस्टेंसी। आपने प्लान कर लिया, पढ़ाते जाइए। एक सिंपल सी बात ध्यान रखना दोस्तों, एक एक्चुअल किस्सा बताता हूं आपको। देयर वाज दिस पर्टिकुलर कॉमेडी शो व्हिच वाज रनिंग इन द यूएस एंड इट वाज अ सुपर हिट एंड दे वर ट्राइंग टू मल्टीप्लाई दैट पर्टिकुलर शो कि हम उससे और ज़्यादा कैसे मोनेटाइज कर सके और ज़्यादा शोज बना सकें। तो दे थॉट कि मैकेंजी को हम अपॉइंट करते हैं और उससे कुछ स्ट्रैटेजी लेते हैं कि इसे कैसे और एफिशिएंट बनाया जा सके। तो जो स्टार होस्ट था उस पर्टिकुलर शो का, उससे फाइनली बोला गया कि दिस इज बेसिकली व्हाट वी आर प्लानिंग, द टीवी चैनल सेड दैट दे विल गिव अस द स्ट्रैटेजीज थ्रू व्हिच वी कैन मल्टीप्लाई द एफर्ट्स। एंड यू नो व्हाट ही सेड? He said, will McKinsey know how to make people laugh? And if the answer is no, avoid it. Our show is not successful because we are efficient. Our show is successful because I take care of each and everything. Every particular opening statement, every line, every comma, pause, exclamation mark which should come in my speech, ये सारी चीज़ों का मैं ख्याल रखता हूँ. Everything is well scripted, practiced. So anything which is a shortcut is always the long cut. I don't want any strategy जिससे जो काम इतने समय में होना चाहिए वो इतने समय में किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको एक फीलिंग देगा कि काम हो गया है, पर काम होने नहीं वाला है। तो इसके लिए कोई बेस्ट स्ट्रैटेजी, कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत से करी हुई चीजें ही आपको पक्का रंग निकाल कर देंगी, बाकी फिर किस्मत पे रहेंगे। तो स्ट्रैटेजी सारी बढ़िया है, बस एग्जीक्यूट करना है, कंसिस्टेंट रहना है। कोई नया टॉपिक इस समय पे उठाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
अब पूरा फोकस आपका एग्जाम पे होना चाहिए, रिसर्च, गुड टू नो थिंग्स, ये सब को हटा दीजिए, प्योर एग्जाम में जो चीज़ें रेलिवेंट होती है उनको देखिए। आखिरी 5 दिन में आपको सेल्फ स्टडी करना है, यूट्यूब कम से कम एक्सेप्शनल केसेस में विद अ टारगेट की ये चीज़ मुझे देखनी है, समझनी है, उसके लिए यूट्यूब पे जा रहा हूँ वहाँ तक, ठीक है। हर मार्क काउंट करता है, ध्यान रखना दोस्तों, जिसके 39 आएंगे, 199 आएंगे, 399, खैर अब तो इसको क्या कर देना चाहिए, बोथ ग्रुप है, तो आइडियली दिस विल नॉट बी 399, तो एनी जो 299 या 51st रैंक जिसकी आती है, आप समझ लीजिए क्या होगा उसका। तो हमें हमेशा जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप लो फील कर रहे हैं, आपको एग्जाम के शाम का 5 बजे का वो समय ध्यान रखना है कि आप उस दिन बाहर निकलते समय अपने अंदर कैसी फीलिंग रखना चाहते हो। आपको रिजल्ट का वो ध्यान रखना है, आपको सीए का फेलिसिटेशन डे याद रखना है कि कैसे आप टोपी उछालने वाले हो अपने एग्जाम के बाद, जिसको आपके फ्रेंड्स क्लिक करेंगे और शेयर करेंगे, और आपके घर वालों के सर पर एक ताज आ जाएगा आपके इस एफर्ट की जो आपको अगले 1 महीने में देना है। Obviously, the last 1 month is the one which counts the most, and that is why you should be very, very particular with respect to your planning and preparation. इन्हीं स्टूडेंट्स को अगर इन टॉपिक्स में और सिलेक्टिव जाना है और देखना है क्या चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने आपके साथ ये भी शेयर कर दिया कि शेड्यूल 3 इंडेज और रोड मैप। मुझे लगता है दोस्तों रोड मैप में क्योंकि कुछ नई चीज़ें ऐड हुई है, तो लेट मी टॉक अबाउट द न्यू थिंग्स विच द इंस्टीट्यूट हैज एडेड। मैंने क्या किया आपके साथ लिए इस पर्टिकुलर वीडियो में, देखिए चेंजेस क्या हुए। एमसीक्यू तो मैंने एबीसी बता दिया। कुछ चैप्टर इंस्टीट्यूट ने ऐड किए हैं विच इज बेसिकली रोड मैप और इंट्रोडक्शन, अकाउंटिंग, टेक्नोलॉजी, एथिक्स, एज इंडेज के कंपैरिजन कुछ स्टैंडर्ड्स के लिए, और शेड्यूल 3 में गाइडेंस नोट ऐड किया है, सेलिएंट फीचर्स, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से अपकमिंग एग्जाम के लिए। ये 2 टॉपिक हटा दिए। ऑब्वियसली बात है इसके अलावा अंदर भी कुछ चेंजेस हुए हैं, तो ये मैंने पहले आपके साथ वीडियो शेयर किया था, इस पर्टिकुलर शीट में पीछे अटैच कर दिया है। हर पर्टिकुलर चैप्टर में इंस्टीट्यूट ने क्या कोई नया इलस्ट्रेशन, क्या कोई नया एग्जाम्पल, कुछ भी ऐड किया है, डिलीट किया है, वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है। मैं मानता हूँ कि आप लोग चेंजेस को हमेशा इंपॉर्टेंट मानते हो, तो यहाँ पे ये 4 पेज में आपको चारों आईसीआई के मॉड्यूल में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, क्वेश्चन लेवल तक कि कौन से क्वेश्चन ऐड हुए हैं, डिलीट हुए हैं, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा इन केस इफ यू वांट टू रेफर टू। However, let me tell you that what is important here is रोड मैप में, क्योंकि इंस्टीट्यूट ने कुछ नए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ऐड किए हैं, इसलिए आप इसे इंपॉर्टेंटली कवर करें। एनबीएफसी रिलेटेड प्लस शेड्यूल 3 के सेलिएंट फीचर्स, गाइडेंस नोट के, और रोड मैप का पूरा चैप्टर अच्छे से कवर करें। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आई फील दीज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। सिमिलरली कंसोलिडेशन, बिजनेस कॉम्बिनेशन में, शेयर बेस्ड पेमेंट में, असेट रिलेटेड जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं आपके, रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर्स एंड सो ऑन सो फोर्थ फॉर ऑल द टॉपिक्स। ध्यान रखना आपकी प्लानिंग में कहीं ना कहीं आपको आरटीपी भी कवर करना है, एटलीस्ट मिनिमम पिछले 3 अटेम्प्ट की, और एमटीपी इस अटेम्प्ट की इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि इससे पहले एग्जाम पेपर बन जाते। तो प्रीवियस अटेम्प्ट की एमटीपी एग्जामिनर के पास होगी जिस समय वो पेपर बना रहा होगा, अगर वो वहाँ से कॉपी करके पेपर बनाना चाहेगा। तो इस अटेम्प्ट की एमटीपी उसके पास होगी नहीं पेपर कॉपी करके बनाने के लिए, तो इसके लिए उसने एमटीपी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ये प्योर कोइंसिडेंस है, पर उसने रेफर नहीं किया होगा पेपर बनाने वाले ने उसको। सजेस्टेड आंसर नवंबर 22 और मई 23 के पेपर के डेफिनेटली देखें। इनफैक्ट अगर आपके पास अवेलेबल हो पिछले 5 या 10 अटेम्प्ट के पूरे सजेस्टेड आंसर्स के प्रिंट आउट, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा सुझाव है कि एटलीस्ट 5 अटेम्प्ट के देखना चाहिए। एफआर का पर्टिकुलरली मई 2024 में जो नवंबर 23 का सजेस्टेड आंसर है वो यूजलेस है, तो नवंबर 23 यूजलेस है, उसको आप इग्नोर करना चाहें इग्नोर करते हैं, कुछ काम का नहीं है। ठीक है, ये डिटेल्स आपको दी हुई है कि आपके क्या क्या चेंजेस प्राइमरली हुए हैं, मेजरली, तो आप इन सबको और डिटेल में देखना चाहें तो देख सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर योर ओन रेफरेंस। तो एक बार वापस से कंक्लूड करते हैं। सबसे पहले फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में हमारी तैयारी कैसे करना है, तो हमारा एबीसी क्या होगा, तो हमें स्टैटिस्टिक्स के अनुसार देखना है क्या चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कम। उसके हिसाब से जो मैंने आपको सीक्वेंस सजेस्ट किया है, यही आपका एबीसी सीक्वेंस भी है इन द रिवर्स ऑर्डर। इस सीक्वेंस से ही आप पढ़ाई कर सकते हैं, स्टार्टिंग फर्स्ट विथ हियर एंड देन मूविंग ऑन ग्रेजुअली अप द लैडर। एक और चीज़, जब आप पढ़ाई करेंगे तो क्या सारे क्वेश्चन आंसर्स आपको करने की ज़रूरत है? तो नॉर्मली आपने जो क्वेश्चंस पहले मार्क कर रखे इंपॉर्टेंट या क्लास में मार्क करा इंपॉर्टेंट, उस पर फोकस करें। जो क्वेश्चंस आपसे पहली बार गलत हुए थे, अगर आपने मार्क कर रखे जैसा मैं क्लास में आपको बोलता हूँ करने के लिए, तो आप उस पर बस फोकस करें, बाकी सारे क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं।
अब लिख लिख के क्वेश्चंस करने वाला समय नहीं है, अगर आप पहले ऑलरेडी एक रिवीजन में ऐसा कर चुके हैं। अदरवाइज आप बड़े बड़े चैप्टर्स में कॉम्प्रिहेंसिव 1 या 2 क्वेश्चन लिख के कर ले, उससे ज़्यादा नहीं। अब आप मॉक टेस्ट पेपर के थ्रू चीज़ों को मैनेज करेंगे। एक एक मॉक टेस्ट पेपर आपको चाहे तो फर्स्ट टेस्ट सीरीज का या ACI का कोई भी दे दीजिए, सेल्फ इवैल्यूएट कर लीजिए। इवैल्यूएशन चाहिए तो सब्सक्राइब करके कर लीजिए। एक मॉक टेस्ट आपको मिनिमम सारे सब्जेक्ट्स का देना है, नहीं दे पाओ तो कम से कम एक प्रैक्टिकल एक थ्योरी, बेयर मिनिमम इतना तो देना ही है, इसके बिना एग्जाम में जाना नहीं। तो अब हमें कैसे रिवाइज करना है, ये ABC एनालिसिस है, सीक्वेंस दिया हुआ है, इस हिसाब से फोकस करना है। ध्यान रखना है कि जो चैप्टर MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हें ज़रा भी मिस नहीं करना है। इन सब के अलावा जो जो चीज़ें नहीं आई हैं उन पे डेफिनेटली हमारा फोकस ज़्यादा होगा। उनके अंदर कोई नए टॉपिक ऐड हुए हैं तो उस पर हमारा फोकस और भी ज़्यादा होगा। फाइनली IBS के लिए क्या करना है, I'll share a separate video on that particular thing, बट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो अभी आपको FR के पॉइंट ऑफ व्यू से IBS की कोई एक्स्ट्रा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, एक्सेप्ट 5-6 केस स्टडीज प्रैक्टिस कर लीजिए तो आपको आइडिया लग जाएगा। अगर आपने पहले GFRS के पेपर दे रखे हैं तो आपको वो करने की भी ज़रूरत नहीं। सारी चीज़ें टेलीग्राम के चैनल पे प्लस फास्ट की वेबसाइट पे अवेलेबल है। यहाँ पे जो मैंने आपके साथ शेयर किया आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं, और क्या क्या आपको नीड है कंटेंट की आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। स्टे कनेक्टेड, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। साथ में तैयारी करेंगे दोस्तों, मैं चॉइस की एकदम लगकर मजबूती के साथ कर दिखाएंगे। थैंक यू।